Assalamu alaikum, dear student. Today we will talk about polarization and polarizability. अच्छा, आयनिक कंपाउंड्स हमको पता है कि दो किस्म के आयन से बने हुए होते हैं। एक आयंस को हम कहते हैं केटायन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक हमारे साथ होता है एनायन, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। हमको पता है कि आयनिक कंपाउंड केटायंस और एनायन के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं। केटायंस आपको जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तब बन जाता है, और एनायन जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फिर वो एनायन बनाता है। अब इस केटायन और एनायन के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स होता है या अट्रैक्शन होता है, और इस अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है जी। लेकिन आयनिक कंपाउंड में एक खास किस्म का फिनोमेना पाया जाता है जिसको हम पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। अच्छा, ये क्या है? तो जब किसी भी आयनिक कंपाउंड में एनायन और केटायन एक दूसरे को अप्रोच करते हैं या इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप होता है, तो केटायंस और एनायन एक दूसरे की इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टार्ट करते हैं। जब केटायंस और एनायन एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो इस इंटरेक्शन के दौरान केटायन और एनायन दोनों के इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की वजह से दोनों के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टार्ट हो जाते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरे साथ ये आप फर्ज करें एक केटायन है और ये आपके साथ एक एनायन है। यहाँ इस पर पॉजिटिव नेट चार्ज है, इस पर नेट चार्ज नेगेटिव है। इसका भी अपना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इसका अपना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। तो जब ये एनायन और केटायन एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी इंटरेक्शन करता है, और न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के दरमियान भी इंटरेक्शन हो जाता है। इस इंटरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की वजह से और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के इंटरेक्शन की वजह से केटायन के इलेक्ट्रॉन भी डिस्टार्ट हो जाते हैं और एनायन के इलेक्ट्रॉन भी डिस्टार्ट हो जाते हैं। तो इस डिस्टार्शन की हमारे पास दो रीजन हो गए। एक रीजन हो गया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, और दूसरा रीजन हमारे साथ हो गया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इंटरेक्शंस। ठीक है जी। अच्छा, अब इस केटायन में भी बहुत किस्म के इलेक्ट्रॉन है और एनायन में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन चूंकि लूजली अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियाई पर, तो इस डिस्टार्शन के दौरान ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोस्ट इजीली डिस्टार्ट हो जाते हैं, और इस डिस्टार्शन के दौरान ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के डिस्टार्शन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम होता है। ठीक है जी। तो हमको ये एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जब केटायंस और एनायन के दरमियान इंटरेक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई इंटरेक्शन की वजह से केटायन और एनायन दोनों की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टार्ट हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है। इसका मतलब है केटायन की वजह से एनायन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टार्ट हो जाता है, डिस्टार्टेड, और इसी तरह एनायन की वजह से केटायन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टार्ट हो जाता है। अब बात यह है कि केटायन और एनायन के इलेक्ट्रॉन को भी डिस्टार्ट कर रहा है और एनायन केटायन के इलेक्ट्रॉन को भी डिस्टार्ट कर रहा है, तो आया दोनों की डिस्टार्शन एक जैसी होगी या दोनों के डिस्टार्शन में फर्क होगा। तो यहां पर मैंने लिखा कि is the valence electron of cations are more tightly bonded to nucleus compared to anion। हमको पता है कि अगर मेरे पास ये एक केटायन है, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक केटायन है, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, तो हमको पता है कि इस केटायन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर Z इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियस ने टाइटली अट्रैक्ट किया होता है, ये न्यूक्लियस को टाइटली बॉन्डेड होता है। तो ये यहाँ पर मैंने लिखा कि केटायन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एनायन के बनिस्बत टाइटली अट्रैक्ट होता है। केटायन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इस पर Z इफेक्टिव ज्यादा होता है, और इस हाई Z इफेक्टिव की वजह से केटायन के वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियाई ने टाइटली बाइंड किया होता है। मतलब ये जो न्यूक्लियस है, इसने इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को टाइटली
टाइटली अट्रैक्ट किया हुआ है। तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपके साथ इजीली डिस्टर्ब नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर एनाइन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड लिखूं तो एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर हमको पता है कि हाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से इस पर जेड इफेक्टिव कम होगा, और अगर इस पर जेड इफेक्टिव कम है तो ये वेलस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियस ने लेस टाइटली अट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेस अट्रैक्शन, कि न्यूक्लियाई की तरफ से यहाँ पर लेस अट्रैक्शन है। ठीक है जी। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो इस इंटरेक्शन के दौरान ये एनाइन कोशिश करता है कि ये केटाइन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब करे, और केटाइन कोशिश करता है कि ये एनाइन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब करे। लेकिन चूंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बमुश्किल डिस्टर्ब हो रहा है और एनाइन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपके साथ इजीली डिस्टर्ब हो रहा है, इसी वजह से मैंने यहां पर लिखा the disturbance of electronic cloud in anion by cation is more। एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का जो डिस्टरबेंस है जो एनाइन की वजह से काज होता है इस एनाइन में, तो ये ज्यादा होगा बनिस्बत एनाइन का केटाइन में जो डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है। सिंपली मैं ये कह सकता हूं कि अगर दोनों का मैं मुआवजा करूं तो यहां पर डिस्टरबेंस ज्यादा पैदा होगा और यहां पर डिस्टरबेंस कम पैदा होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये केटाइन असल में एनाइन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब कर रहा हूं कि द मोर डिस्टरबेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनाइन जो है इसमें ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, या ये एनाइन जो है ये मोर पोलराइज हो रहा है। पोलराइज का मतलब है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डायमेंशन स्पेस में एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, बल्कि इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक तरफ पर ज्यादा होगा। तो हमने पढ़ा कि केटाइन एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, द पावर ऑफ केटाइन टू डिस्टर्ब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनाइन। केटाइन का ये पावर कि ये एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब कर सके, इस पावर को हम एक नाम देते हैं और वो नाम है पोलराइजेशन पावर। पोलराइजेशन पावर ऑफ केटाइन, यानी केटाइन्स का एक खास पावर होता है जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन पावर, और इस पोलराइजेशन पावर की वजह से ये एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर रहा है। इसी तरह एनाइन में एक टेंडेंसी होती है टू गेट पोलराइज, कि ये अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर रहा है। तो एनाइन की इस टेंडेंसी को कि ये अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर रहा है, इसको हम एक नाम देते हैं और वो नाम है पोलराइजेबिलिटी। तो हमारे साथ दो टर्म्स यहां पर आ गई, एक को हम कहते हैं पोलराइजेशन पावर और एक को हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। अच्छा, यहां पर एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि मोस्ट कॉमनली हम पोलराइजेशन पावर को यूज करेंगे केटाइंस के लिए और पोलराइजेबिलिटी को यूज करेंगे एनाइन के लिए। यानी अगर मैं एनाइन के लिए बात कर रहा हूं तो मैं एनाइन की पोलराइजेबिलिटी वाली टेंडेंसी को देखूंगा, और अगर मैं केटाइन की मुताबिक बात कर रहा हूं तो फिर मैं केटाइन की पोलराइजेशन पावर को देखूंगा। अच्छा, यहां मैं डायग्राम से इसके वजाहत करता हूं। ये मेरे साथ केटाइन है और ये एक एनाइन है। ये केटाइन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और ये हमारे साथ वेलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, क्योंकि हमने कहा है कि वेलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मोस्ट इजीली डिस्टर्ब हो रहा है। और इसी तरह यहां पर केटाइन का भी वेलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये केटाइन का वेलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो हमने कहा कि ये केटाइन एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो अगर मैं केटाइन की वजह से एनाइन में जो पोलराइजेशन पैदा हो रही है उस पोलराइजेशन को मैं इस डायग्राम से जाहिर करूं तो एक जगह पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा और दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होगा। तो जिस जगह पर आपके साथ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा इसको मैं पार्शियल नेगेटिव कह सकता हूं, और जिस जगह पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होगा उसको मैं पार्शियल पॉजिटिव कहता हूं। और मैं ये कह सकता हूं कि ये एनाइन मेरे साथ अब इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिक नहीं है, बल्कि इसमें दो फोर्स बन गई है और इस वजह से इसको मैं कहूंगा कि ये पोलराइज हो गया। ठीक है जी। इसी तरह इस एनाइन की वजह से केटाइन का भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पोलराइज हो रहा है, लेकिन इसमें पोलराइजेशन बहुत कम होती है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ट्राइडिएट्रिक होता है। तो अगर मैं यहां पर भी एनाइन की तरह लिखूं तो यहां पर भी एक जगह पार्शियल नेगेटिव हो जाएगी और एक जगह पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन इसको मैं कहूंगा कि ये लेस पोलराइज है।
इसमें पोलराइजेशन बहुत कम है। अच्छा, ये पोलराइजेशन किस वजह से हो गया? ये दोनों एनायन और कैटायन के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की वजह से और न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की वजह से। तो इस एनायन कैटायन पर चूंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ये एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसी तरह ये एनायन पोलराइज हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैटायन की तरफ ज्यादा होगा और अपोजिट साइड पर इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होगा। तो कैटायन के इस टेंडेंसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन पावर और एनायन के इस टेंडेंसी को हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। और इसी वजह से इस पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेबिलिटी की वजह से आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर पैदा होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर पैदा होता है क्योंकि कैटायन ने एनायन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट की है और इस अट्रैक्शन की वजह से आयनिक कंपाउंड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर पैदा होती है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे साथ 100% कोई भी कंपाउंड आयनिक नहीं हो सकता। क्यों आयनिक नहीं हो सकता? क्योंकि जब कैटायन और एनायन इंटरेक्ट करेंगे तो इसमें ये कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर पैदा हो जाएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड आपके साथ 100% आयनिक नहीं होता। अच्छा, तो अब किसी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा ये डिपेंड करेगा पोलराइजेशन पावर पर और पोलराइजेबिलिटी पर कि पोलराइजेशन पावर कितना है और पोलराइजेबिलिटी कितनी है। पोलराइजेशन पावर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। नंबर 1, चार्ज ऑन कैटायन के कैटायन पर चार्ज कितना है एंड साइज ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ कैटायन के कैटायन की साइज कितनी है। पोलराइजेशन पावर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चार्ज ऑफ कैटायन। जितना आपके साथ चार्ज ज्यादा होगा उतना आपके साथ पोलराइजेशन पावर भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने 3 एलिमेंट्स लिखे हैं, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2 और एल्यूमीनियम +3। तो एल्यूमीनियम +3 का चार्ज ज्यादा है, इसी वजह से इसका पोलराइजेशन पावर मैग्नीशियम +2 से ज्यादा होगा और इसी वजह से मैग्नीशियम का जो कि चार्ज +2 है ये ज्यादा है सोडियम +3, तो इसका पोलराइजेशन पावर सोडियम से ज्यादा होगा। तो अगर मैं यहाँ इनके पोलराइजेशन पावर की ऑर्डर लिखूं तो एल्यूमीनियम +3 का पोलराइजेशन पावर ज्यादा है मैग्नीशियम +2 से और मैग्नीशियम +2 का ज्यादा है सोडियम से। और मैं ये कह सकता हूं कि जितना आपके साथ पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा उतना आपके साथ कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो ये एक बात आपने याद रखनी है दैट पोलराइजेशन पावर जितना ज्यादा होगा उतना आपके साथ कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो अगर मैं इनके दरमियान कोवेलेंट कैरेक्टर की ऑर्डर लिखूं तो एल्यूमीनियम विल फॉर्म मोर कोवेलेंट कंपाउंड देन magnesium +2 and magnesium +2 will form more covalent compound than sodium +2. For example, aluminium chloride is more covalent than magnesium chloride, which is more covalent than sodium chloride. तो ये आपके साथ कोवेलेंट कैरेक्टर और पोलराइजेशन पावर का रिलेशन हुआ। दूसरा पोलराइजेशन पावर इज इनवर्सली रिलेटेड टू साइज ऑफ कैटायन। अगर कैटायन की साइज जितना कम होगी, कैटायन की अगर साइज कम हो, चार्ज अगर कैटायन की ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल मैंने पहले चार्ज का फैक्टर लिखा, तो अगर इस कैटायन का चार्ज ज्यादा हो तो ये एनायन के से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और इसी वजह से इसका पोलराइजेशन पावर भी ज्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। इसी तरह अगर आपके साथ इसका साइज छोटा होगा तो साइज छोटा होने की वजह से ये भी एनायन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और जब ये एनायन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन पावर भी ज्यादा हुआ और कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा हुआ। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं अगर कुछ कैटायन लिखूं, मेरे साथ ग्रुप फर्स्ट में है लिथियम +1 और इसी तरह सोडियम +1 और पोटेशियम +1, तो तीनों के चार्ज एक जैसा है, लेकिन मुझे पता है कि डाउन द ग्रुप मेरे साथ साइज इंक्रीज हो रहा है। तो अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजेशन पावर आपके साथ डिक्रीज हो रहा है। तो लिथियम प्लस का पोलराइजेशन पावर ज्यादा है सोडियम प्लस से और सोडियम प्लस का ज्यादा है पोटेशियम प्लस से। या अगर मैं कहूं कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसकी ज्यादा होगी तो लिथियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल आपके साथ मोर कोवेलेंट होगा सोडियम क्लोराइड से और सोडियम क्लोराइड मोर कोवेलेंट होगा पोटेशियम क्लोराइड से। तो ये पोलराइजेशन पावर हुआ। अच्छा, इस चार्ज के साथ पोलराइजेशन पावर का डायरेक्ट रिलेशन है और साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो ये मैं कह सकता हूं कि पोलराइजेशन पावर आपको चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब चार्ज को आप साइज पर डिवाइड करते हैं तो इसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। और सिंपल सी बात हमारे साथ ये है कि पोलराइजेशन पावर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चार्ज डेंसिटी। जितना चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी पोलराइजेशन पावर उतनी ज्यादा होगी और जितनी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी उतने हमारे साथ कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगी। तो ये एक बात आपने याद रखनी है ना।
Polarizability of anion also depends on two factors. One is charge on anion and the second one is size of anion. आपके साथ जिस तरह पोलराइजेशन और दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, बिल्कुल इसी तरह आपके साथ पोलराइजिबिलिटी भी दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक आपके साथ चार्ज ऑफ एनायन। तो अगर चार्ज ऑफ एनायन आपके साथ जितना ज्यादा होगा, पोलराइजिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो पोलराइजिबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चार्ज ऑफ एनायन। अब ये क्यों है ऐसा? मेरे साथ अगर ये एक एनायन है और इस एनायन का न्यूक्लियर चार्ज है और यहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो जितना इस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, इस पर Z इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम होगा। और जितना इस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, ये मोर इजीली पोलराइज होगा, या दिस एनायन विल मोर इजीली पोलराइज्ड। ठीक है जी। तो जितना आपके साथ चार्ज ऑफ एनायन ज्यादा होगा, उतना आपके साथ पोलराइजिबिलिटी भी ज्यादा होगी। और आपको ये भी बात याद रखनी है दैट पोलराइजिबिलिटी इज आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू कोवेलेंट कैरेक्टर। जितना पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी, उतने आपके साथ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगी। तो अगर मैं कुछ एलिमेंट्स का एग्जांपल ले लूं, मेरे साथ ये है ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड आयन है जिस पर चार्ज है -2। ये मेरे साथ पर ऑक्साइड आयन है जिस पर चार्ज है -1, और ये मेरे साथ सुपर ऑक्साइड आयन है जिस पर चार्ज है -1 और 2। तो अगर यहां पर मैं पोलराइजेशन पावर को देखूं कि किसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, तो पोलराइजिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। अगर मैं यहां पर देखूं कि किसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी, तो पोलराइजिबिलिटी O-2 की ज्यादा होगी O-1 से, और O-½ की उससे बहुत कम होगी। तो ये भी मैं कह सकता हूं कि ये नॉर्मल ऑक्साइड आपके साथ मोर कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, और ये O-2 आपके साथ लेस कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है जी। तो जितना आपके साथ पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी, उतनी आपके साथ कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगी। दूसरा हमारे साथ जो फाइंड है वो है साइज ऑफ एनायन। तो पोलराइजिबिलिटी साइज ऑफ एनायन पर भी डिपेंड करता है, और पोलराइजिबिलिटी साइज ऑफ एनायन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। जितना आपके साथ एनायन का साइज ज्यादा होगा, उतना आपके साथ पोलराइजिबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब ये क्यों है? तो अगर मैं ये लिखूं कि मेरे साथ एक न्यूक्लियाई है, एक एटम है या एक आयन है, और इसका साइज छोटा है, छोटा सा एनायन है। ये मेरे साथ एनायन है लेकिन इसका साइज छोटा है, और ये मेरे साथ एक दूसरा एनायन है, इसका चार्ज साइज ज्यादा है। ठीक है। तो इसके साथ मोर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगी, और जब इसके साथ मोर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, और यहां पर भी साइज की ज्यादा होने की वजह से यहां पर भी Z इफेक्टिव कम होगा। तो अगर Z इफेक्टिव कम है और साइज ज्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मोर पोलराइज हो जाएगा, और जब ये मोर पोलराइज हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है जी। तो हमारे साथ जितना एनायन का साइज ज्यादा होगा, उतना उसकी पोलराइजिबिलिटी भी ज्यादा होगी। अगर मैं एग्जांपल ले लूं, तो अगर मैं हैलाइड्स आयन को ले लूं, मेरे साथ है फ्लोराइड आयन, एक मेरे साथ है क्लोराइड आयन, एक है ब्रोमाइड आयन, और एक है आयोडाइड आयन। तो फ्लोराइड आयन का साइज हमें पता है कि छोटा है, और आयोडाइड का साइज जो है वो ज्यादा है। तो अगर डाउन द ग्रुप आपके साथ साइज ज्यादा हो रहा है, तो आपके साथ पोलराइजिबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो अगर मैं पोलराइजिबिलिटी का ऑर्डर देखूं, पोलराइजिबिलिटी का ऑर्डर देखूं यहां पर, तो मेरे साथ पोलराइजिबिलिटी आयोडाइड आयन में ज्यादा होगी ब्रोमाइड के बनिस्बत, और ब्रोमाइड में ज्यादा होगी क्लोराइड के निस्बत, और क्लोराइड में ज्यादा होगी फ्लोराइड के निस्बत। और मैं ये कह सकता हूं कि आयोडाइड आपके साथ मोर कोवेलेंट होगी, और फ्लोराइड आपके साथ लेस कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगी। तो हमारे साथ दो बातें हो गई कि पोलराइजेशन पावर कैटायन भी साइज और चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, और पोलराइजिबिलिटी भी साइज और चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। और जितनी हमारे साथ पोलराइजिबिलिटी और पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, उतना हमारे साथ कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। लिख लेता हूं कि पोलराइजेशन पावर is directly related to covalent character, और इसी तरह पोलराइजिबिलिटी भी कोवेलेंट कैरेक्टर को डायरेक्टली रिलेटेड है। मतलब मोर कोवेलेंट कैरेक्टर उस आयनिक कंपाउंड्स में पाया जाएगा जिसका केटाइन स्मॉल हो और चार्ज जिसका हाई हो, और एनायन ऐसा हो
कि जिसका साइज लार्ज हो और चार्ज नेगेटिव चार्ज उस पर भी ज्यादा हो, तो इस तरह की आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो। अब ये पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेबिलिटी कंपाउंड्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज पर असर डालती है, और इसी वजह से हमारे साथ बहुत से क्लोराइड्स और कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स उनकी थर्मल स्टेबिलिटी, उनकी सॉल्युबिलिटी, उनकी डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टीज और सारे प्रॉपर्टीज हम पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेशन पावर से निकाल सकते हैं। दूसरे लेक्चर में हम इंशाल्लाह पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेशन पावर को क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स और दूसरे कंपाउंड्स पर अप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।